दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर के बारे में। प्रायः जनता को या मरीजों को या हमारे जनमानस को ये पता नहीं है कि क्या आयुर्वेद में कैंसर की भी कोई चिकित्सा है या कैंसर जैसी व्याधि का कोई वर्णन है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार नहीं था तो ये व्याधि पहले भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि कैंसर अभी कुछ वर्षों से होने लगा है। हाँ, कैंसर आज एक मेजर प्रॉब्लम बनता जाता है, इसलिए कि आज भारतीय जनमानस का आदर्श बहुत गिर चुका है। हर आदमी अपने लाभ के लिए दूसरे जीव के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कोई सब्जी में केमिकल मिला रहा है, कोई दूध में केमिकल मिला रहा है, कोई पानी में केमिकल मिला रहा है। तो अत्यधिक केमिकल के कारण और जितने भी कैंसर के कॉजेटिव फैक्टर हैं, चाहे वो तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, आज बहुत प्रचारित प्रसारित अपने आर्थिक लाभ के लिए लोग कर रहे हैं। नीचे एक लाइन लिखा रहेगा कि ये डेंजरस है, लेकिन उसकी एक बार जो लत का शिकार हो जाए, एडिक्टिव प्रॉपर्टी आ जाए, तो अपनी जान तो गंवा देता है, लेकिन उन नशा से मुक्त नहीं हो पाता। और हमारी सरकारें और सोसाइटी दोनों को जागरूक होने पड़ेगा। किसी भी चीज़ के पहले मूल रूप से कारण को ही ट्रीट कर जाए। आयुर्वेद में माना भी जाता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। तो जिसको कैंसर ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जितना भी हमें मिलावट के द्रव्य हैं, खान पान हैं, उनसे बचाव करना है। आहार है, विहार है, लाइफ स्टाइल। आहार के रूप में उन द्रव्यों से बचना है जो कैंसर के कारक माने जाते हैं। वो बहुत से द्रव्य हैं और तमाम प्रकार लोग कैंसर कारक के बहुत मेधावी लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताता है। आम पब्लिक को पता है कि तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गांजा है, ठीक है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कैंसर का कारक हैं। कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो चाह करके भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब किसी ने सब्जी में मिला रखा है केमिकल, किसी ने दूध में मिला रखा है, तो चिकित्सक होने के बाद हम दूसरे को भले उपदेश देते हैं कि आप ये मत खाओ, लेकिन वो भी हमारे उस द्रव्य में चाहते ना चाहते हुए पहुंच रहा है। हम आज महानगरों की दौड़ में शामिल हैं कि हम जितने बड़े शहर में घर बना लें उतने हम रईस हैं। जितने कंजेस्टेड एरिया में, जितने पॉश भीड़ भाड़ एरिया में मेरा मकान हो, मेरा रहन सहन हो, ज़्यादा लोग रहते हों, उसको हम मान के चलते कि ये, क्योंकि वो आर्थिक रूप से लाभदायक है तो अर्थ की दृष्टि से उसको बेहतर मानते हैं। तमाम प्रकार के हमारे पेट्रोल है, धुआं है, इतना केमिकल्स चारों तरफ से, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन्वायरमेंटल, मच्छर के लिए, मतलब सो मेनी केमिकल्स अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, जो हमें क्या करते हैं, केमिकल को, ये केमिकल हमें कैंसर को उत्पत्ति करते हैं। कभी कभी हम रोगी आके हमें बताता है कि डॉक्टर साहब फला तो मैं तो बहुत दिन से अल्कोहल ले रहा हूँ, या मैं बहुत दिन से
वो लेता हूँ, तंबाकू लेता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो, और फलां इसने थोड़ी दिन ही लिया और उसको हो गया। तो आयुर्वेद के दृष्टि से मैं आपको बताऊं क्यों हो गया। क्योंकि एक बीज है, सपोज एक बहुत से ऐसे जंगली बीज होते हैं जो जमीन में गिरे रहते हैं, लेकिन वो तब तक जर्मिनेट नहीं करते जब तक प्रकृति उनके अनुकूल ना हो जाए। प्रकृति अनुकूल कब होगी? जैसे तमाम वृक्ष पड़े हुए के बीज पड़े हुए हैं, जैसे बरसात होते आप अपने अगल बगल देखते विभिन्न प्रकार के खरपतवार घास जमने लगते हैं, क्योंकि उनको उपयुक्त माहौल पर मिल जाता है, उपयुक्त फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। उसी तरह से ये कैंसर के कण प्रत्येक व्यक्ति में स्वस्थ है, चिकित्सक है, कोई अपने को बहुत वीआईपी समझता है, कोई कम वीआईपी, ले सबके शरीर में जा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रवेश कर रहे हैं। किसी में कम प्रवेश कर रहे हैं तो किसी में ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं। यही ज़्यादा जिसमें प्रवेश कर रहे हैं उसमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि उसे कैंसर नहीं हो सकता। अब आयुर्वेद कैसे काम करता है? आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है? आयुर्वेद का सिद्धांत है कि प्रत्येक को शरीर में कैंसर के कारक द्रव्य जाते हैं, प्रवेश करते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि उस कैंसर कारक द्रव्यों को डिटॉक्सिफाई करके रिमूव करने की प्रक्रिया होती है। चाहे उसे प्रतिरोधक क्षमता मानो, चाहे उस कैंसर रोधी शक्ति मानो, तो ये शक्तियाँ सभी मनुष्यों में, सभी रोगियों में, सभी स्वस्थ में, सब में रहती है। लेकिन जिसकी क्षमता वही कम हो जाती है, तो क्षमता कम हो जाती है तो उसे कैंसर सेल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। या क्षमता आपकी नॉर्मल है लेकिन आपका पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा है, आप बार बार कैंसर ड्रग को ले रहे हैं, कैंसर काज को ले रहे हैं, तो क्या करेगा? एक दिन शरीर की इम्यूनिटी उसको सप्रेस नहीं कर पाएगी और आपको कैंसर हो जाएगा। अब आयुर्वेद में कैंसर का वर्णन लोग बोलते हैं ये है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में बहुत संक्षिप्त शब्दों में कैंसर का खूब नाम आया है। अब ये ऐसा नहीं को कैंसर का नाम लिया, कैंसर नाम तो आपने रखा, हर विधा में, हर देश में किसी न किसी चीज़ को अलग नाम रखा जाता। हमारी विधा में उसे रखा गया, उसे कहा गया अर्बुद। अर्बुद का मतलब होता है अनवांटेड ग्रोथ, जिसे मॉडर्न में ट्यूमर बोला जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कोई भी चीज पहले अर्बुद बनता, अनवांटेड, जैसे आपकी कंट्रोल कोशिकाओं की बनने की, नख, नाखून, पैर, हाथ, मांस, चमड़ा, स्किन, सब कुछ बनने की एक कंट्रोल है शरीर के अंदर। जब वो कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है तो क्या होता है, उसी को अनकंट्रोल्ड ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर बनने लगा, अनवांटेड ग्रोथ हो गई, हमारे यहाँ उसे बोला अर्बुद हो गया। अर्बुद का मतलब होता है चट्टान। कोई अनवांटेड ग्रोथ जो नॉर्मल ना हो के एबनॉर्मल चीज कहीं ना कहीं उत्पत्ति हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अर्बुद, या मॉडर्न में इसको ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न में भी क्या होता है, दो तरह के बांटा गया, मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट। जब तक नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है तब तक कोई इसकी ऑपरेटिव सर्जरी कर देते, कहते कोई और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हमारे यहाँ अर्बुद को और भी कारण दिया, पॉजिटिव फैक्टर आपने बंद नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या होता है, अर्बुद जो है वो कर्कटार्बुद में चेंज हो जाता है। कर्कटार्बुद का मतलब होता है कैंसर, कर्कट का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा अगर आपके मांस को पकड़ ले तो मर जाएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन जल्दी छोड़ता नहीं। इसलिए उसके इस व्याधि को तुलना किससे किया गया, हमारे यहाँ कर्कट से, केकड़े से किया गया। कर्कटार्बुद, अर्बुद किस में कन्वर्ट हो गया, कर्कट अर्बुद में। कर्कट अर्बुद मतलब कैंसर, ये विस्तार से वर्णन। अब इतने नहीं आया है, हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के अर्बुद का वर्णन है। जैसे रस में कोई ट्यूमर नहीं होता, रक्त में
ट्यूमर होता है जिसे आप ल्यूकीमिया कहते हो, लेकिन हमारे यहाँ ल्यूकीमिया नहीं करके उसके बोला रक्त अर्बुद। मांस में क्या होता है, मांस का ट्यूमर होता है, मांस में कैंसर हो सकता है, तो उसको आप मॉडर्न में जो भी नाम दिए मायोमा क्या कुछ कहते हो आप जानो, ठीक है, उसको विस्तार से आप पढ़ जानो। लेकिन मैं आयुर्वेद की विवरण करूँगा तो आयुर्वेद में उसको बोलते हैं मांसार्बुद, मांस धातु में अर्बुद हो गया। तो रक्त अर्बुद में ल्यूकीमिया से कोरिलेट होता है। मांस अर्बुद जो है मांस के धातु के ट्यूमर से रिलेट होता है, मांस के कैंसर से रिलेट होता है। अब मेदज अर्बुद, आप जिसको लिम्फोमा बोलते हैं, मेद धातु जब विकृत हो गई, वो कैंसरस उसमें डेवलपमेंट हुआ, अनवांटेड ग्रोथ होने लगी, जगह जगह डिपोजिशन होने लगा, तो उसको हमने बोला मेदज अर्बुद। तो रक्त अर्बुद, मांस अर्बुद, मेद अर्बुद। अब उसके बाद कौन सी धातु आती है, रस, रक्त, माद, मेद, अस्थि, मज्जा। अस्थि का भी अर्बुद होता है जिसको आप ऑस्टियोमा बोलते हैं, कि हड्डियों में भी कैंसर फैल गया है। तो हमारे यहाँ रक्त अर्बुद, मांस अर्बुद, मेदज अर्बुद, अस्थि अर्बुद, ये 4 धातुओं के अर्बुद मतलब कैंसर की वर्णन किया गया है। कोई यह कहे कि उसमें उस समय में कैंसर की चिकित्सा नहीं होती थी, तो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैंसर की चिकित्सा होती थी, लेकिन कैंसर भी उसी प्रमाण में कम हुआ करता था, क्योंकि लोगों का सिंपल आहार और विहार था। आज की तरह इतना डायग्नोसिस नहीं थी, तो इसलिए हो सकता है इतना अनुमान भी कम है, लेकिन उस समय भी ये व्याधि थी। इस व्याधि का विस्तार से वर्णन है। साध्यता असाध्यता हमारे यहाँ वर्णन है कि अर्बुद है, द्विअर्बुद है, अध्यर्बुद है, तमाम प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। उनको हम विस्तार से, एक वैद्य के लिए जरूरी है, रोगियों के लिए जरूरी नहीं है। तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि अर्बुद अनवांटेड ग्रोथ, जिसको ट्यूमर लास्ट में कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट होता है तो उसी को कैंसर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सभी धातुओं के कैंसर का दूसरे प्रारूप में वर्णन किया गया है। अब तमाम उसी तरह से कैंसर नाशक औषधियाँ नहीं लिखी गई, लेकिन लिखी गई हैं अर्बुद नाशक औषधियाँ। उन अर्बुद नाशक औषधियों को अगर कोई श्रेष्ठ वैद्य सही तरह से उपयोग करता है तो कैंसर की चिकित्सा में अत्यंत लाभकारी है। लेकिन हमारे समाज में विकृति ये है कि जब आदमी को कैंसर हो जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है, डर उसमें आतंकित उसे कर दिया जाता है, वो सीधा मॉडर्न थेरेपी के पास जाता है। मॉडर्न थेरेपी की जो अपनी चिकित्सा है, मैंने बोला कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न चिकित्सा बेस्ट होती है। जैसे कहीं ट्यूमर हो तो तुरंत उसको ऑपरेट कर दिया कि भाई चलो इसके मूल को हमने निकाल दिया। उसके बाद और क्या करें, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं। जो सारे शरीर में फैलने का डीप सीटेड है तो कीमोथेरेपी करते हैं। अब कीमोथेरेपी के इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी होते हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है, हमारे कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती है या उसे नष्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुओं का जो निर्माण है, उस निर्माण की प्रक्रिया को भी बाधित करती है, जिससे आपकी वाइटल जीवनीय शक्ति ज़्यादा रहती है, आपके जीने की क्षमता ज़्यादा दिन तक रहती है। तो वो कैंसर को तो कंट्रोल करती है, लेकिन वो आपके सभी धातुओं का क्षय करती है। उसका साक्षात प्रमाण है अंतिम धातु हमने बताया कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मज्जा और शुक्र तो हम उतना डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, पेशेंट नहीं बता पाता है, लेकिन उसके ऊपर आती है अस्थि धातु। अस्थि धातु की उपधातु क्या है, केश और नख है। केश माने बाल और नख माने नाखून। अगर आपका नख और बाल गिर रहा है तो इसके माने अस्थि धातु का क्षय होने लगा, अस्थि धातु सम्यक निर्माण नहीं हो रही है, और ये कीमोथेरेपी में आपको साक्षात दिखता है। उसी तरह से रक्त में भी फर्क आएगा, रक्त कणिकाएं नष्ट होंगी, मांस में भी क्षय होगा, मेद में क्षय होगा। बट जो हमें दिखता है, मॉडर्न पैथी क्या करती है, जो दृष्टि प्रमाण है, इंद्रिय ज्ञान है, उसे मानती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि
मॉडर्न साइंस है पंचेंद्रिय ज्ञानम इति विज्ञानम, पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वही विज्ञान है। लेकिन आयुर्वेद साइंस से इतर है, वो कहते हैं पंच इंद्रियों से भी इतर अगर कोई चीज है, हो सकता आप में इंद्रिय दोष हो। जैसे अगर आपको आंख आपके पास है लेकिन आपके पास चश्मे नहीं है, आपके विजन कम है, तो आप उसको डायग्नोस नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। बैक्टीरिया है लेकिन आपके पास जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था, तमाम प्रकार की हाई विजुअल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, आप नहीं बता सकते थे बैक्टीरिया किस आकार का है, कैसे आकार का है, क्या आकार का है। तो क्या है कि इस दृष्टि से आयुर्वेद में कहा गया कि इन पंचेंद्रिय दोष होते हैं, इंद्रियों से इतर भी जो है कुछ अस्तित्व है। जैसे अगर हम आपको इंद्रिय दोष का उदाहरण दे दिए, आप कितना दूर देख सकते हैं, ज़्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, उसके बाद बोलेंगे कुछ नहीं है। 1000 किलोमीटर बाद सृष्टि है ही नहीं है। लेकिन क्या सृष्टि नहीं, वहाँ सृष्टि है, क्योंकि आपका इंद्रिय दोष है। तो पंचेंद्रिय ज्ञान को ही विज्ञान मान लेना इतना नहीं है। कुछ दिन में जैसे जैसे ये लोग और डीप होती जाएगी साइंस, तब वो आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकार करेंगे कि आयुर्वेद तो कुछ बहुत ही दिव्य ज्ञान है। तो मेरे लास्ट कहने का ये मतलब है कि आपका जो धातु क्षय हो रहा है, जब आप कीमोथेरेपी करा लेते हैं, मैं मानता हूं कि सदियों में आपको रोक दिया जाता, मैं उसको नहीं मानता कि बुरा है कीमोथेरेपी करा, लेकिन कीमोथेरेपी कराने के बाद ये मान के चलो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कैंसर के लिए कम हो गई, सभी धातुओं के लिए कम हो गई। तो आपको क्या आगे करना चाहिए? हमारे आधुनिक चिकित्सकों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप जब कीमोथेरेपी कर लेते हो, आप जो पेशेंट को बोलते हो कि आप वेट एंड वॉच करिए और इंतजार करिए, अगर दोबारा आपको 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने चक्कर आना है, तो उन अवस्था में आप किसी श्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक से कैंसर नाशक, अर्बुद नाशक औषधियों को अगर नियमित सेवन करते रहें तो हो सकता है रिकरेंस नहीं हो, दोबारा से अर्बुद नहीं हो, दोबारा से कैंसर की मेटास्टेसिस नहीं हो। जनरली होता है, आपने कीमो कर दिया, रेडियोथेरेपी करके उसको कुछ दिन के लिए सप्रेस कर दिया। अब बॉडी कीमोथेरेपी के लिए बॉडी फिजिक है, कोई एक बार ले लिया, 2-4 महीने बाद आखिर अगेन क्या है, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी इटसेल्फ मजबूत है तो हो सकता है कि आपको वो ना आए, लेकिन 1 से 2%, 4% में ऐसा होगा। लेकिन जनरली होता है कि 80-90% में मैंने आज तक जितना देखा है कि रिकरेंस होता जरूर है, 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद होता है, दोबारा पुनः फिर हम 1-2 कीमो दिए, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, धातु क्षय के नाते शरीर कितना कमजोर हो जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो लास्ट में कहना पड़ता कि अभी कीमो टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, अब इनको आप घर ले जाइए, बराम भरोसे भगवान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। तो उस स्थिति के जाने से पहले क्यों ना आयुर्वेद चिकित्सा की मदद ली जाए कि दोबारा से रिकरेंस ना हो। या आयुर्वेद चिकित्सा का प्रभाव ऐसा भी है कि मैंने कुछ कैंसर रोगियों को डायरेक्ट चिकित्सा दिया है, क्योंकि लास्ट स्टेज में ही वो हमारे पास आते हैं। तो वाइटल अगर हमारे यहाँ का है, अगर प्राणवह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे लीवर है, फेफड़ा है, लंग्स जिसे आप बोलते हैं, तो इन हार्ट है, इन सब जगह अगर कहीं मेटास्टेसिस होती है तो सर्दो प्राण हर वाला होता है। ब्रेन है, ठीक है, और जगह क्या होता है, गले का है, ये जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कर देता है। जैसे गले का है, बढ़ के खाना पीना बंद हो गया, न सांस लेने की हो रहा है, न खाने का हो रहा, तो पेशेंट अपने आप कोलैप्स हो जाता है। गुदा के मार्ग का है, गर्भाशय का है, ये कैंसर भी जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोजेनेसिस करते हैं, इसलिए कम फेटल होते हैं, देर से करते हैं, इनका सही तरह से इलाज किया जाता है तो इसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। लेकिन अगर इनकी मेटास्टेसिस कहीं ना कहीं और हो जाए तो ये भी प्राणघातक हो जाता कह सकते हैं। अब हम आयुर्वेद के माध्यम से ये चाहते हैं कि मॉडर्न चिकित्सक भी जितना हो सके, हमारा एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य को दीर्घायु बनाया जाए, उसे रोग मुक्त किया जाए। अगर उसमें आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ आता है तो उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा के लिए प्रमोट करना चाहिए। अगर आयुर्वेद चिकित्सा प्रमोट करती है तो एक भारतीय पद्धति प्रमोट करती है
और भारतीय पद्धति प्रमोट करती है तो उससे क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो उससे हम सभी को लाभ मिलेगा। अगर किसी विदेशी रिसर्च को हम खरीदते हैं, लेते हैं, तो हमारे देश की मुद्रा जाती है। हमें अपनी जनशक्ति का उपयोग करके अगर हम किसी अच्छी दिशा में पहुंचते हैं, काम कर पाते हैं, तो लाभदायक होती है, तो उससे भारत को, अपने देश को लाभ मिलेगा। इसलिए समाज के हित के लिए और देश हित के लिए मैं अपना ये ज्ञान जनता को बताना चाहता हूँ और अपने चिकित्सक भाइयों को बताना चाहते हैं कि मिलजुल के मानवता की सेवा करा जाए तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। नमस्कार, जय हिंद।